ओके, तो आज का हमारा सेशन 4 है और आज का हमारा टॉपिक है मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स। तो इसमें जैसे हम बैटरीज के साथ बेसिक टर्म्स के बात किए, वैसे मोटर्स के अगर हम स्पेसिफिकेशन, मोटर को किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसकी अगर बात करें तो ये 3 पैरामीटर्स ज्यादातर काम आते हैं। एक है मोटर रोटेशन स्पीड, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार घूम रहा है, उससे हम लोग को मोटर रोटेशन स्पीड की बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं मोटर पावर। अब ये वैटेज हमने पहले भी टर्म देखा हुआ है, बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा कि बैटरी से हम कितनी पावर ले रहे हैं, कितनी एनर्जी उसमें है, ये सब हमने बात किया। उसी तरह मोटर की अगर बात करें तो मोटर का वोल्टेज जो उसको दिया जा रहा है इनटू जो वो करंट ले रहा है, उतनी वो पावर डिलीवर करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर। और साथ साथ में एक टर्म रहता है जिसका टर्म मतलब है टॉर्क, नाम है टॉर्क। तो टॉर्क क्या है कि एक चीज को घुमाने की जो ताकत है उसको टॉर्क बोलते हैं। मतलब अपना व्हील क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने व्हील, मतलब मोटर क्या कर रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट व्हील को घुमा रहा है, तो उसको एक टॉर्क की जरूरत है जिससे कि वो ये काम कर सकते हैं, मतलब एक फोर्स, घुमाने वाला फोर्स बोलेंगे तो टॉर्क। और जो पावर है वो वोल्टेज इंटू करंट तो है ही, प्लस वो ये भी है कि टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड। मतलब अगर एक 250 वैट की अगर हम बात करते हैं कि इतनी पावर ले रहा है मोटर, ऐसा समझो, तो उसकी टॉर्क ज्यादा हो सकती है, आरपीएम कम हो सकता है, या उसकी टॉर्क कम हो सकती है, आरपीएम ज्यादा हो सकता है। ऐसा दोनों तरह से हम लोग 250 वैट से हम लोग कम स्पीड और ज्यादा ताकत ऐसा ले सकते हैं, या फिर कम ताकत और ज्यादा स्पीड ये भी हम ले सकते हैं। तो जो पावर है वो टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड, ये उसका मतलब है। और जो हमारा मोटर है उसको ताकत लगती किस लिए है, उसको ताकत इसलिए लगती है क्योंकि वो एक फोर्स है उसके ऊपर, वो हम बैठे हुए हैं या फिर वेट है उसके ऊपर, और जो व्हील है उसको उसको फ्रिक्शन से घुमाना है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको काम करना है, इसीलिए उसको टॉर्क लगती है, इसीलिए उसको पावर लगता है। और समझो विंड फोर्स है, अगर गाड़ी चला रहे हैं, सामने से विंड आ रहा है, साइड से विंड, जो भी है वो रेजिस्टेंस भी रहता है। और तीसरा स्लोप, अगर हम कोई चढ़ान चढ़ रहे हैं तो चढ़ान चढ़ने के लिए हमको एडिशनल फोर्स लगता है। तो एक तो अपना वेट, दूसरा विंड जैसे पैरामीटर्स, और स्लोप, ये 3 चीजों की वजह से हमारा मोटर को पावर लगता है, और वही चीजें ओवरकम करने से हमारा आगे चलता है। अच्छा, ये जब चढ़ान है तो हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए, और अगर हम पावर को सेम रखें तो अपनी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। मतलब अभी तुम्हारे स्कूटर में भी, व्हीकल में भी देखा होगा तुमने कि एक लिमिट के बाहर वो चढ़ान पे स्लो हो जाती है गाड़ी, उसकी जो मोटर को करंट जा रही है उस करंट के हिसाब से टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो स्पीड अपने आप कम होगी, ऐसा होता है। और अगर प्लेन रोड है, तुमने स्पीड पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हो, तो फिर वो स्पीड ज्यादा है और टॉर्क उस टाइम कम लगता है, खाली उसको फ्रिक्शन ओवरकम करना, कुछ ज्यादा काम नहीं करना। तो ये समझने की बात है कि जब टॉर्क ज्यादा लगता है स्पीड कम, और स्पीड ज्यादा रहेगा तो टॉर्क, मतलब टॉर्क कम तो स्पीड ज्यादा ले सकते हो, वो भी अपने ऊपर है, बट ले सकते हो उसी वैटेज के लिए, उसी पावर के लिए। ठीक है, और उसी पावर के लिए जब हम बोलते हैं तो वोल्टेज फेयरली फिक्स है, तो करंट ही कम ज्यादा होता है मोटर में जो जा रहा है। तो अगर ज्यादा करंट तो ज्यादा पावर, तो ज्यादा हम लोग उसमें से ये कर सकते हैं, पावर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात है कि मोटर ड्राइव करता कैसे है गाड़ी को। तो एक तो होता है जो हब मोटर है, मतलब ये व्हील के हब में ही मोटर है, जो अपनी सभी गाड़ियां हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ज्यादातर, ये हब मोटर के साथ आती है। तो इसी के अंदर मोटर है, इसी के अंदर सब कुछ सपोर्ट का भी काम यही कर रहा है और मोटर का भी काम यही कर रहा है। ठीक है,
तो इसके बारे में हम और देखेंगे आज। और दूसरा पॉसिबिलिटी है मिड ड्राइव मोटर, मतलब व्हील इधर है, मोटर इधर है, और हम लोग एक चेन से इस व्हील को रन कर रहे हैं। अपनी मोटर एक पर्टिकुलर आरपीएम से चल रही है, और जो अपना ये व्हील है वो भी उसकी वजह से चल रहा है। मतलब उनका जो लेकिन आरपीएम है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, इसका कम हो सकता है, इसका ज्यादा हो सकता है, या इसका ज्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है। ये देख रहे हो तुम, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें क्या होगा कि इसका स्पीड अगर ज्यादा है तो इसका थोड़ा कम आएगा, और इधर हम लोगों को ज्यादा टॉर्क मिलेगा एज कंपेयर टू, मतलब अगर ये सेम होते तो उससे ज्यादा टॉर्क इस केस में मिलेगा क्योंकि ये बड़ा है। तो आगे चलते हैं। ओके, तो दूसरा बात है कि साइकिल के लिए भी अपना सेम रहता है, ये हब ड्राइव है, मतलब व्हील में ही अपना हब है, रादर हब मोटर है, और ये है मिड ड्राइव, मतलब व्हील पे नहीं है मोटर, यहाँ पर मोटर है, और यहाँ से डायरेक्टली हम जहाँ पेडल करते हैं वहीं पर पावर दी गई है, वही चेन ड्राइव से ही अपना चल रहा है गाड़ी। तो इसको हम इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए मिड ड्राइव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हब मोटर है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए, ये हब या मिड ड्राइव मोटर है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा वो दिखता है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एसी मोटर भी यूज होते हैं और डीसी मोटर भी यूज होते हैं। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो हमारा जो कार है, कार्स में भी दोनों टाइप के हैं, एसी मोटर वाले कार भी है इलेक्ट्रिक कार, डीसी मोटर वाले भी इलेक्ट्रिक कार। अपने स्कूटर्स में ज्यादातर डीसी मोटर ही है डायरेक्टली, बट उसमें अगर एसी मोटर होगा तो हमारे दोनों की सोर्स जो है वो एक डीसी बैटरी रहती है, मतलब डायरेक्ट करंट देने वाली बैटरी। एसी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पावर इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो डीसी लेता है और एसी बाहर देता है। उसके बाद हमारा मोटर कंट्रोलर या ड्राइव जिसको बोल सकते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, कि जैसे हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं वो हिसाब से वो करंट पास करेगा उसके लिए। फिर वो जाता है एसी मोटर को और फिर जाता है अपने व्हील को। अगर हम अगर हम बात करें डीसी मोटर की, तो फिर डीसी मोटर में ये डीसी बैटरी है, और फिर अपना एक कंट्रोलर रहता है जिसका अपना नेक्स्ट सेशन में बात है, वो डीसी मोटर को जाता है और व्हील को जाता है। तो ये कंट्रोलर जो है वो सारे काम करता है, डीसी को करंट जो अपने मोटर से चाहिए उतना दे के आगे करंट देता है। तो अगला बात करते हैं कि डीसी और एसी में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। कि जो हमारा डीसी मोटर होता है उसका जो कंट्रोल होता है और पोजीशन उसकी जो डिटेक्ट होनी होती है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मतलब जो मोटर है अपना, उसमें अभी अजय बताएगा कि परमानेंट मैग्नेट और ये उसका जो, बट उसका जो क्या बोलते हैं कंट्रोल रहता है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है डीसी मोटर का। इंडक्शन मोटर का उस हिसाब से इजी रहता है। डीसी मोटर में जो हीट पैदा होती है वो कम होती है, एसी मोटर में थोड़ा ज़्यादा होता है। हीट दोनों में ही थोड़ा बहुत पैदा होता ही है, कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि करंट है, लॉसेस है, वो लॉसेस कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में ही आते हैं। बट एसी मोटर में थोड़ा ज़्यादा होता है, डीसी मोटर में कम होता है। फिर इंडक्शन मशीन का जो स्पीड कंट्रोल का ड्राइव है वो थोड़ा ज़्यादा, कैसे बोल सकते हैं, मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कैसे बोलेंगे, तो जो उसका प्रोग्रामिंग जो करना पड़ता है उसके लिए इन्वर्टर का,
वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डीसी मोटर का उस हिसाब से थोड़ा इजी है, ठीक है। और इंडक्शन मोटर कॉस्ट में कम है, बट डीसी मोटर का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी कार के लिए दोनों का इक्वल इक्वल है, लेकिन स्कूटर के लिए डीसी मोटर डेफिनेटली प्रीफर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी जो हमने वो इलेक्ट्रिक साइकिल देखी, उसके अगर हम अंदर जाते हैं कि मोटर खोल के देखते हैं, तो मोटर के अंदर ये गियर्ड हब मोटर है वहाँ। तो अपनी ये जो शाफ्ट है वो तो स्टेशनरी है एक्चुअली, अपनी ये शाफ्ट हिल नहीं रही है, बट हम जब वो मोटर चालू करते हैं तभी इधर का मतलब ये गियर्स घूमते हैं, और ये गियर्स घूमने की वजह से हमारा बाहर का जो हब है वो घूमता है। अब कुछ ऐसा रहता है उसका, यहाँ पर अपना शाफ्ट है, ये गियर, ये तीन, इनको प्लैनेटरी गियर्स बोलते हैं, और फिर ये अंदर का गियर का इधर टीथ है। तो फिर ये जब हम करंट देते हैं तो फिर ये प्लैनेटरी गियर्स घूम के हमारे इस को बाहरी हब को मोशन देते हैं। तो फिर हमारा एक्सल भले ही स्टेशनरी रहे, तो भी हमारे प्लैनेटरी गियर्स के मोशन की वजह से अपना ये व्हील हिलता है, ठीक है। तो वो है गियर हब मोटर। और ये जो है ये गियरलेस है, मतलब जो है बिना किसी गियरिंग के वो डायरेक्टली स्पीड जो चाहिए हमको देता है, वो इस तरह का गियरलेस हब मोटर। तो हमको गियरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? गियरिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मोटर की डिजाइन जो है उसकी आरपीएम अलग हो सकती है, और हमको गाड़ी किस स्पीड पे चलाना है वो अलग हो सकता है, ठीक है। उस केस में हमको गियरिंग करके, हमको कुछ स्पीड चेंज करके हमको जो स्पीड चाहिए वो हम लोग ला सकते हैं। तो अभी ये एक प्लैनेटरी गियर जैसा है, इसका मतलब स्पीड अलग है, बट हमने उसको इस तरह बनाया है कि हमारे साइकिल को जो स्पीड चाहिए वो हमको इस गियरिंग में से मिल सकता है, वो हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली इधर देखेंगे तो इधर एक ये ज़्यादा है स्पीड, इस एक स्टेज में थोड़ी कम हो गई स्पीड। ये जो छोटा सा पुली है सोटू से, ये पुली इस बड़े पुली के ही सेम साथ घूम रहा है, और फिर फाइनली वो व्हील को मोशन दे रहा है। मतलब इधर से एक स्टेज अपनी स्पीड कम हुई, इधर से एक और स्टेज अपनी स्पीड कम हुई, तो मोटर का आरपीएम ज़्यादा, टॉर्क कम, और व्हील पे टॉर्क ज़्यादा और आरपीएम कम, ऐसा हम कर पा रहे हैं ये करके, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि मोटर की स्पीड ज़्यादा रहती है और वो डिज़ाइन की स्पीड ज़्यादा रहती है, और हमको इतनी स्पीड नहीं, गाड़ी नहीं चला सकते उस स्पीड पे, तो हमको ये तरह का रिडक्शन करना पड़ता है कि इस स्पीड से हमको इस स्पीड पे आने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है। तो वही बोला गया है कि टॉर्क का मैनेजमेंट और स्पीड का मैनेजमेंट ये करने के लिए हम लोगों को ये गियरिंग या फिर एक तरह का स्पीड मैनेजमेंट करना पड़ता है। अभी आते हैं एक हब मोटर के पार्ट्स में। अब हब मोटर में यहाँ पर अगर देखेंगे बाहरी साइड पे, तो ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है मोटर का, यही ऐसा एग्जैक्टली ऐसा रहेगा हर मोटर, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर मोटर की डिज़ाइन है जहाँ पर हमारे पास है ये कुछ परमानेंट मैग्नेट्स है, जिनको इस तरह लगाया गया है कि नॉर्थ साउथ जो है मैग्नेट के पोल जो है, इस साइड पे नॉर्थ, इस साइड पे साउथ, इस साइड पे साउथ, इस साइड पे नॉर्थ, ऐसे इन मैग्नेट्स को लगाया गया है। और ये हमारी कॉइल है, कॉपर की वाइंडिंग है। कॉपर की वाइंडिंग हमने देखा है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा रहता है, उसको करंट देंगे तो वो मैग्नेट बन जाता है, बराबर। तो इस तरह के ये ऐसा समझ सकते हो कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेट के आगे एक जैसे एक ये है टीथ बोलो, या उसको एक आउटर एक ये है एक पोर्शन है जो इधर है, ये
कॉइल के बाहर है सो टू से। तो अब क्या होता है कि हम जब करंट देते हैं मोटर को, तो इसकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम कंट्रोल करते जाते हैं इस तरह कि हमारा मोटर घूमने लगता है। ये हर मोटर का वही प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ में दोनों साइड पे भी, स्टेटर साइड में भी कॉइल रहता है और रोटर साइड में भी कॉइल रहता है। तो इसमें दो टर्म है, एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है, अजय का और बताएगा और उसके बारे में। ये हम लोग स्कूटर की अगर बात करें तो स्कूटर के मोटर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही रहता है ज्यादातर सब मोटर वाले स्कूटर्स में। तो यहाँ पर अपने कॉइल्स है, ये अपना हॉल सेंसर्स का चिप है सो टू से, और ये हमारे हॉल सेंसर है। ये दिख रहा है UVW लिखा हुआ दिख रहा है, वहां पर हमारे हॉल सेंसर लगे हुए। अभी हॉल सेंसर का काम है कि हमारे कॉइल्स की पोजीशन कहाँ है वो बताना, और वो हिसाब से मोटर को शुरू करके उसकी मोशन कंटिन्यूअस रखना। ये हॉल सेंसर का काम है। ठीक है, तो हॉल सेंसर क्या करता है कि मैग्नेट की पोजीशन के हिसाब से वो देखता है कि अभी जो अपनी पोजीशन क्या है, और वो एक साथ मैग्नेटाइजिंग शुरू करता है जिससे कि हमारी मोटर घूमने लगे। और हमेशा वो फीडबैक देता रहता है कि ये हमारी पोजीशन है, ये तरह से हमको आगे मोटर को घुमाने के लिए इस कॉइल को अभी अभी मैग्नेटाइज करते जाना रहेगा, या ऐसा वो सिग्नल जाता रहता है उधर से। अगर हम व्हील तक आए तो फिर ये जैसे अपना स्टेटर है, और ये अपना रोटर इधर है। यहाँ पर अपने मैग्नेट्स है, इसके अराउंड दिख नहीं रहे अंदर साइड में, और यहाँ पर हमारे कॉइल से अंदर, और ये अपना कॉइल से बाहर आया हुआ जो कवरिंग था जैसे बोल सकते वो है। और फिर यहाँ पर अपना हॉल सेंसर्स का वगैरह ये है, और कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप रहेगा वो है, और फाइनली हमारे व्हील को कनेक्ट रहता है, तो व्हील हमारा घूमता है उसकी वजह से। ठीक है, तो आज के लिए एक्चुअली इतना ही है सेशन में, और दो क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक 500 वैट की मोटर है, जो मोटर 500 वैट ले रही है, और वो 48 वोल्ट उसका नॉमिनल वोल्टेज है, तो वो कितना करंट ले रहा होगा। ये हमने पहले भी किया है, बताओ कितना ले रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला एक क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमारी व्हील है, उसकी 500 mm की डायमीटर है, 500 mm उसकी डायमीटर है, और वो 25 किलोमीटर पर आवर से अपनी गाड़ी चल रही है। तो हमारी मोटर की RPM कितनी है ये तुमको बताना है। मतलब हमको 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, और हमारा 500 mm डायमीटर का व्हील है, तो हमको कितने रोटेशंस पर मिनट पे उस मोटर को घुमाना पड़ेगा ये करने के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन।